चंद्रगुप्त नाटक का द्वितीय अंक है। उद्भांड में सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे कार्नेलिया बैठी हुई। कार्नेलिया, सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता जैसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूं जहां के लिए चली थी। यह कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है। हाँ, आज वह भारतीय संगीत का पाठ देखूं, भूल तो नहीं गई। अरुण, यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अरुण, यह मधुमय देश हमारा। लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए समझ निड़ निज प्यारा। अरुण, यह मधुमय देश हमारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणाजल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। अरुण, यह मधुमय देश हमारा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। अरुण, यह मधुमय देश हमारा। फिलिप्स प्रवेश करके, कैसा मधुर गीत है कार्नेलिया, तुमने तो भारतीय संगीत पर पूरा अधिकार कर लिया है। चाहे हम लोगों को भारत पर अधिकार करने में अभी विलम्ब हो। कार्नेलिया, फिलिप्स, यह तुम हो? आज दारा की कन्या वाल्हीक जाएगी। फिलिप्स, दारा की कन्या? नहीं कुमारी, सम्राज्ञी कहो। कार्नेलिया, असंभव है फिलिप्स। ग्रीक लोग केवल देशों को विजय करके समझ लेते हैं कि लोगों के हृदयों पर भी अधिकार कर लिया। वह देव कुमारी सी सुंदर बालिका सम्राज्ञी कहने पर तिलमिला जाती है। उसे यह विश्वास है कि वह एक साम्राज्य की लूट में मिली हुई दासी है, प्रणय परिणीता पत्नी नहीं। फिलिप, तुम्हारी कुमारी, प्रणय के सम्मुख क्या साम्राज्य तुच्छ है। कार्ने, यदि प्रणय हो। फिलिप, प्रणय को मेरा हृदय पहचानता है। कार्नेलिया हंसकर, ओहो, यह तो बड़ी विचित्र बात है। फिलिप्स, क्या तुम मेरे प्रेम की हंसी उड़ाती हो। कार्ने, नहीं सेनापति, तुम्हारा उत्कृष्ट प्रेम बड़ा भयानक होगा, उससे तो डरना चाहिए। फिलिप्स गंभीर होकर, मैं पूछने आया हूँ कि आगामी युद्धों से दूर रहने के लिए शिविर की सब स्त्रियां स्कंधावार में सम्राज्ञी के साथ जा रही हैं, क्या तुम भी चलोगी। कार्ने, नहीं, संभवतः पिताजी को यही रहना होगा, इसलिए मेरे जाने की आवश्यकता नहीं। फिलिप्स कुछ सोचकर, कुमारी, न जाने फिर कब दर्शन हो, इसलिए एक बार इन कोमल करों को चूमने की आज्ञा दे दो। कार्ने, तुम मेरा अपमान करने का साहस ना करो फिलिप्स। फिलिप्स, प्राण देकर भी नहीं कुमारी, परंतु प्रेम अंधा है। कार्ने, तुम अपने अंधेपन से दूसरे को ठुकराने का लाभ नहीं उठा सकते। फिलिप्स इधर उधर देखकर, यह नहीं हो सकता। कार्नेलिया का हाथ पकड़ना चाहता है, वह चिल्लाती है, रक्षा करो, रक्षा करो। चंद्रगुप्त प्रवेश करके फिलिप्स की गर्दन पकड़कर दबाता है और वह गिरकर क्षमा मांगता है। चंद्रगुप्त छोड़ देता है। कार्ने, धन्यवाद आर्यवीर। फिलिप्स लज्जित होकर, कुमारी, प्रार्थना करता हूँ कि इस घटना को भूल जाओ, क्षमा करो। कार्ने, क्षमा तो कर दूंगी, परंतु भूल नहीं सकती। फिलिप्स, तुम अभी चले जाओ। फिलिप्स नतमस्तक जाता है। चंद्रगुप्त, चलिए आपको शिविर के भीतर पहुंचा दूं। कार्ने, पिताजी कहाँ हैं, उनसे यह बात कह देनी होगी। यह घटना नहीं तुम ही कह देना। चंद्रगुप्त, ओह, वे मुझे बुला गए हैं, मैं जाता हूँ, उनसे कह दूंगा। कार्ने, आप चलिए, मैं आती हूँ। चंद्रगुप्त का प्रस्थान। कार्ने, एक घटना हो गई। फिलिप्स ने विनती की उसे भूल जाने की, किंतु उस घटना से और भी किसी का संबंध, मैं उसे कैसे भूल जाऊं। उन दोनों में श्रृंगार और रौद्र का संगम है, वह भी आह कितना आकर्षक है, कितना तरल सकुल है। इसी चंद्रगुप्त के लिए न उस साधु ने भविष्यवाणी की है भारत सम्राट होने की। उसमें कितना विनयशील वीरता है। प्रस्थान। कुछ सैनिकों के साथ सिकंदर का प्रवेश। सिकंदर, विजय करने की इच्छा क्लांति से मिलती जा रही है। हम लोग इतने बड़े आक्रमण के समारंभ में लगे हैं और यह देश जैसे सोया हुआ है। लड़ना जैसे इनके जीवन का उद्वेगजनक अंश नहीं, अपने ध्यान में दार्शनिक के सदृश निमग्न है। सुनते हैं पौरव ने केवल झेलम के पास कुछ सेना प्रतिरोध करने के लिए या केवल देखने के लिए रख छोड़ी है। हम लोग जब पहुंच जाएंगे तब वे लड़ लेंगे। एनी, मुझे तो ये लोग आलसी मालूम पड़ते हैं। सिकंदर, नहीं, यहाँ दार्शनिक की परीक्षा तो तुम कर चुके। दांडायन को देखा ना। थोड़ा देर ठहरो, यहाँ के वीरों का भी परिचय मिल जाएगा। यह अद्भुत देश है। एनी, परंतु आंबिक तो अपनी परीक्षा का सच्चा निकला। प्रबंध तो उसने अच्छा कर रखा है। सिकंदर, लोभी है, सुना है उसकी एक बहन चिढ़कर सन्यासिनी हो गई है। एनी, मुझे विश्वास नहीं होता इसमें कोई रहस्य होगा, पर एक बात कहूँगा, ऐसे पथ में साम्राज्य की समस्या हल करना कहाँ तक ठीक है। क्यों न शिविर में ही चला जाए। सिकंदर, एनिसाक्रिटीज, फिर तो पर्सिपोलिन का राजमहल छोड़ने की आवश्यकता न थी। यहाँ एकांत में मुझे कुछ ऐसी बातों पर विचार करना है जिस पर भारत अभियान का भविष्य निर्भर है।
मुझे उस नंगे ब्राह्मण की बातों से बड़ी आशंका हो रही है। भविष्यवाणियां प्रायः सत्य होती हैं। एक और फिलिप्स आम्बिक, दूसरी ओर सिल्यूकस और चंद्रगुप्त का प्रवेश। सिकंदर, कहो फिलिप्स क्या तुम्हें कहना है? फिलिप्स, आम्बिक से पूछ लिया जाए। आम्बिक, यहाँ एक षड्यंत्र चल रहा है। फिलिप्स, और उसके सहायक हैं सिल्यूकस। सिल्यूकस क्रोध और आश्चर्य से, इतनी नीचता! अभी उस लज्जाजनक अपराध का प्रकट करना बाकी ही रहा। उल्टा अभियोग प्रमाणित करना होगा फिलिप्स, नहीं तो खड्ग इसका न्याय करेगा। सिकंदर, उत्तेजित होना सिल्यूकस। फिलिप्स, तलवार तो कभी न्याय कर देती, परंतु देवपुत्र का भी जान लेना आवश्यक था, नहीं तो ऐसे निर्लज्ज विद्रोही की हत्या करना भी पाप नहीं पुण्य है। सिल्यूकस तलवार खींचता है। सिकंदर, तलवार खींचने से अच्छा होता कि तुम अभियोग को निर्मूल प्रमाणित करने की चेष्टा करते। बतलाओ, तुमने चंद्रगुप्त के लिए अब क्या सोचा? सिल्यूकस, चंद्रगुप्त ने अभी अभी कार्नेलिया को इस नीच फिलिप्स के हाथ से अपमानित होने से बचाया और मैं स्वयं यह अभियोग आपके सामने उपस्थित करने वाला था। सिकंदर, परंतु साहस नहीं हुआ। क्यों सिल्यूकस? फिलिप्स, क्यों साहस होता? इनकी कन्या दांडायन के आश्रम पर भारतीय दर्शन पढ़ने जाती है, भारतीय संगीत सीखती है, वहीं पर विद्रोहकारिणी अलका भी आती है, और चंद्रगुप्त के लिए यह जनरव फैलाया गया है, यही भारत का भावी सम्राट होगा। सिल्यूकस, रोक, अपनी अबाध गति से चलने वाली जीभ रोक। सिकंदर, ठहरो सिल्यूकस, तुम अपने को विचाराधीन समझो। हाँ तो चंद्रगुप्त, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। चंद्रगुप्त, क्या है? सिकंदर, सुना है मगध का वर्तमान शासक एक नीच जन्मा जारद संतान है, उसकी प्रजा असंतुष्ट है और तुम उस राज्य को हस्तगत करने का प्रयत्न कर रहे हो। चंद्रगुप्त, हस्तगत नहीं, उसका शासन बड़ा क्रूर हो गया है, मगध का उद्धार करना चाहता हूँ। सिकंदर, और उस ब्राह्मण के कहने पर अपने सम्राट होने का तुम्हें विश्वास हो गया होगा, जो परिस्थिति को देखते हुए असंभव भी नहीं जान पड़ता। चंद्रगुप्त, असंभव क्यों नहीं? सिकंदर, हमारी सेना इसमें सहायता करेगी, फिर भी असंभव है। चंद्रगुप्त, मुझे आपसे सहायता नहीं लेनी है। सिकंदर क्रोध से, फिर इतने दिनों तक ग्रीक शिविर में रहने का तुम्हारा उद्देश्य? चंद्रगुप्त, एक सादर निमंत्रण और सिल्यूकस से उपकृत होने के कारण उनके अनुरोध की रक्षा, परंतु मैं यवनों को अपना शासक बनने को आमंत्रित करने नहीं आया हूँ। सिकंदर, परंतु इन यवनों के द्वारा भारत, जो आज तक कभी भी आक्रांत नहीं हुआ, विजित किया जाएगा। चंद्रगुप्त, वह भविष्य के गर्भ में है, उसके लिए अभी से इतनी उछल कूद मचाने की आवश्यकता नहीं। सिकंदर, अबोध युवक तो गुप्तचर है। चंद्रगुप्त, नहीं, कदापि नहीं, अवश्य ही यहाँ रहकर यवन रणनीति से मैं कुछ परिचित हो गया हूँ। मुझे लोभ से पराभूत गांधार राज आम्भिक समझने की भूल न होनी चाहिए। मैं मगध का उद्धार करना चाहता हूँ, परंतु यवन लुटेरों की सहायता से नहीं। सिकंदर, तुमको अपनी विपत्तियों से डर नहीं? ग्रीक लुटेरे हैं। चंद्रगुप्त, क्या यह झूठ है? लूट के लोभ से हत्या व्यवसायियों को एकत्र करके उन्हें वीर सेना कहना, रणकला का उपहास करना है। सिकंदर आश्चर्य और क्रोध से, सिल्यूकस। चंद्रगुप्त, सिल्यूकस नहीं, चंद्रगुप्त के कहने की बात चंद्रगुप्त से कहनी चाहिए। आम्बिक, शिष्टता से बातें करो। चंद्रगुप्त, स्वच्छ हृदय भीरु कायरों किसी वचक शिष्टता नहीं जानता, अनार्य देशद्रोही आम्बिक। चंद्रगुप्त रोटियों की लालच से या घृणा लोभ से सिकंदर के पास नहीं आया। सिकंदर, बंदी कर लो इसे। आम्बिक, फिलिप सेनी साक्रेटिस टूट पड़ते हैं। चंद्रगुप्त असाधारण वीरता से तीनों को घायल करता हुआ निकल जाता है। सिकंदर, सिल्यूकस सम्राट। सिकंदर, यह क्या? सिल्यूकस, आपका अविवेक। चंद्रगुप्त एक वीर युवक है, यह आचरण उसकी भावी श्री और पूर्ण मनुष्यता का द्योतक है। सम्राट, हम लोग जिस काम से आए हैं उसे करना चाहिए। फिलिप्स को अंतपुर को महिलाओं के साथ वाल्हिक जाने दीजिए। सिकंदर सोचकर, अच्छा जाओ। प्रस्थान। झेलम तट का वनपथ। चाणक्य, चंद्रगुप्त और अलका का प्रवेश। अलका, आर्य, हम लोगों का क्या कर्तव्य है? चाणक्य, पलायन। चंद्रगुप्त, व्यग्र कीजिए गुरुदेव। चाणक्य, दूसरा उपाय क्या है? अलका, है क्यों नहीं? चाणक्य, हो सकता है। दूसरी ओर देखने लगता है। चंद्रगुप्त, गुरुदेव, चाणक्य परिव्राजक होने की इच्छा है क्या? यही एक सरल उपाय है। चंद्र, नहीं, कदापि नहीं, यवनों को प्रतिपद में बांधा देना मेरा कर्तव्य है और शक्ति भर प्रयत्न करूंगा। चाणक्य, यह तो अच्छी बात है, परंतु सिंहरण अभी नहीं आया, उसे समाचार मिलना चाहिए। चंद्रगुप्त, चाणक्य, अवश्य मिला होगा। अलका, यदि न आ सके? चाणक्य, जब काली घटाओं से आकाश घिरा हो, रह रहकर बिजली चमक जाती हो, पवन स्तब्ध हो, उससे उमस बढ़ रही हो और आषाढ़ के आरंभिक दिन हो, तब किस बात की संभावना करनी चाहिए? अलका, जल बरसने की। चाणक्य, ठीक उसी प्रकार जब देश में युद्ध हो, सिंहरण मालव को समाचार मिला हो, तब उसके आने की निश्चित आशा है। चंद्र, उधर देखिए, वे दो व्यक्ति कौन आ रहे हैं? सिंहरण का सहारा लिए वृद्ध गांधार राज का प्रवेश। चाणक्य, राजन, गांधार राज, विभव की छलनाओं से वचित एक वृद्ध, जिसके पुत्र ने विश्वासघात किया हो और कन्या ने साथ छोड़ दिया हो, मैं वही एक अभागा मनुष्य हूँ। अलका, पिताजी,
गले से लिपट जाती है। गांधार, बेटी अलका, अरे तू कहाँ भटक रही है? अलका, कहीं नहीं पिताजी, आपके लिए छोटी सी झोपड़ी बना रखी है, चलिए विश्राम कीजिए। गांधार, नहीं, तू मुझे अपनी झोपड़ी में बिठा कर चली जाएगी? जो महलों को छोड़ चुकी है उसका झोपड़ियों के लिए क्या विश्वास? अलका, नहीं पिताजी, विश्वास कीजिए। सिंहरण से मालव में कृतज्ञ हुई। सिंहरण सस्मित नमस्कार करता है। पिता के साथ अलका का प्रस्थान। चाणक्य, सिंहरण तुम आ गए? परंतु नहीं आ रहे, आप आज्ञा दीजिए, हम लोग कर्तव्य में लग जाएं। विपत्तियों के बादल मंडरा रहे हैं। चाणक्य, उसकी चिंता नहीं, पौधे अंधकार में बढ़ते हैं और मेरी नीति लता भी उसी भांति विपत्ति तम में लहलही होगी। हाँ, केवल शौर्य से काम नहीं चलेगा, एक बात समझ लो, चाणक्य सिद्धि देखता है, साधन चाहे कैसे भी हो। बोलो, तुम लोग प्रस्तुत हो? सिंहरण, हाँ, हम लोग प्रस्तुत हैं। चाणक्य, तो युद्ध नहीं करना होगा। चंद्र, फिर क्या? चाणक्य, सिंहरण और अलका को नट और नटी बनाना होगा। चंद्रगुप्त बनेगा सपेरा और मैं ब्रह्मचारी। देख रहे हो चंद्रगुप्त, पर्वतेश्वर की सेना में जो एक गुल्म अपनी छावनी अलग डाले हैं, वे सैनिक कहाँ के हैं? चंद्र, नहीं जानता। चाणक्य भी, जानने की आवश्यकता भी नहीं, हम लोग उसी सेना के साथ अपने स्वाग रखेंगे, वही हमारे खेल होंगे। चलो हम लोग चलें। देखो, वह नवीन गुल्म का युवक सेनापति जा रहा है। सबका प्रस्थान पुरुष वेश में। कल्याणी और सैनिक का प्रवेश। कल्याणी, सेनापति, मैंने दुस्साहस करके पिताजी को चिढ़ा तो दिया, पर अब कोई मार्ग बताओ जिससे मैं सफलता प्राप्त कर सकूं। पर्वतेश्वर को नीचा दिखलाना ही हमारा उद्देश्य है। सेनापति, राजकुमारी। कल्याणी, सावधान सेनापति, क्षमा हो, अब ऐसी भूल न होगी। हाँ, तो केवल एक मार्ग है। कल्याणी, वह क्या? सेनापति, घायलों की शुश्रूषा का भार ले लेना है। कल्याणी, मगध सेनापति, तुम कायर हो? सेना, तब जैसी आज्ञा हो। स्वगत, स्त्री की अधीनता वैसे ही बुरी होती है, इस पर युद्ध क्षेत्र में भगवान ही बचावे। कल्याणी, मेरी इच्छा है कि जब पर्वतेश्वर यवन सेना द्वारा चारों ओर से घिर जाए, उससे मैं उसका उद्धार करके अपना मनोरथ पूर्ण करूं। सेना, बात तो अच्छी है कल्याणी, और तब तक हम लोगों को रक्षित। सेना रुक कर देखते हुए, यह लो, पर्वतेश्वर इधर ही आ रहा है। पर्वतेश्वर का युद्ध वेश में प्रवेश। पर्वतेश्वर दूर दिखलाकर, वह किस गुल्म का शिविर है युवक? कल्याणी, मगध गुल्म का महाराज। पर्वतेश्वर, मगध की सेना? असंभव, उसने तो रण निमंत्रण ही अस्वीकृत कर दिया था। कल्याणी, परंतु मगध की बड़ी सेना में से एक छोटा सा वीर युवकों का दल इस युद्ध के लिए परम उत्साहित था, स्वेच्छा से उसने इस युद्ध में योग दिया है। पर्वतेश्वर, प्राच्य मनुष्यों में भी इतना साहस? हंसता है। कल्याणी, महाराज, उत्साह का निवास किसी विशेष दिशा में नहीं है। पर्वतेश्वर हंसकर, प्रगल्भ हो युवक, परंतु रण जब नाचने लगता है तब भी यदि तुम्हारा उत्साह बना रहे तो मानूंगा। हाँ, तुम बड़े सुंदर सुकुमार हो, इसलिए साहस न कर बैठना। तुम मेरी रक्षित सेना के साथ रहो तो अच्छा, समझे ना? कल्याणी, जैसी आज्ञा। चंद्रगुप्त, सिंहरण और अलका का वेश बदले हुए प्रवेश। सिंहरण, खेल देख लो, ऐसा खेल जो कभी न देखा हो, न सुना हो। पर्वतेश्वर, नट, इस समय खेल देखने का अवकाश नहीं। अलका, क्या युद्ध के पहले ही घबरा गए सेनापति? वह भी तो वीरों का खेल ही है। पर्वतेश्वर, बड़ी ढीठ है। चंद्र, न हो तो नागों का ही दर्शन कर लो। कल्याणी, बड़ा कौतुक है महाराज, इन नागों को ये लोग किस प्रकार वश कर लेते हैं। चंद्र सभ्रम, महाराज है तब तो अवश्य पुरस्कार मिलेगा। सपेरों किसी चेष्टा करता है, पिटारी खोलकर सांप निकालता है। कल्याणी, आश्चर्य, मनुष्य ऐसे कुटिल विषधरों को भी वश कर सकता है, परंतु वश को नहीं। पर्वतेश्वर, नट नागों पर तुम लोगों का अधिकार कैसे हो जाता है? मंत्र महाऔषधि के भाले से बड़े बड़े मत नाग वशीभूत होते हैं। पर्वतेश्वर, भाले से? सिंह, हाँ महाराज, वैसे ही जैसे भालों से मदमत्त मातंग। पर्वतेश्वर, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? सिंह, ग्रीकों के शिविर से। चंद्र, उनके भाले भारतीय हाथियों के लिए ब्रज ही हैं। पर्व, तुम लोग आम्बिक के चर तो नहीं हो? सिंह, रातों रात यवन सेना वितस्ता के पार हो गई है, समीप है महाराज, सचेत हो जाइए। पर्वतेश्वर, मगध नायक, इन लोगों को बंदी करो। चंद्रगुप्त कल्याणी को ध्यान से देखता है। अलका, उपकार का भी यह फल। चंद्र, हम लोग बंदी ही हैं, परंतु रणव्यूह से सावधान होकर सैन्य परिचालन कीजिए। जाइए महाराज, यवन रणनीति भिन्न है। पर्वतेश्वर उद्विग्न भाव से जाता है। कल्याणी सिंहरण से, चलो हमारे शिविर में ठहरो, फिर बताया जाएगा। चंद्र, मुझे कुछ कहना है। कल्याणी, अच्छा तुम लोग आगे चलो। सिंहरण इत्यादि आगे बढ़ते हैं। इस युद्ध में पर्वतेश्वर की पराजय निश्चित है। कल्याणी, परंतु तुम कौन हो? ध्यान से देखती हुई, मैं तुमको पहचान। चंद्र, मगध का एक सपेरा। कल्याणी, और मैं भविष्यवक्ता भी। चंद्र,
मुझे मगध की पताका के सम्मान की। कल्याणी, कौन? चंद्रगुप्त तो नहीं? चंद्र, अभी तो एक सपेरा हूँ राजकुमारी। कल्याणी, एक क्षण चुप रहकर। हम दोनों को चुप रहना चाहिए। चलो। युद्ध क्षेत्र, सैनिकों के साथ पर्वतेश्वर। पर्व, सेनापति, भूल हुई। सेना, हाथियों ने ही उधम मचा रखा और रथी सेना की व्यर्थ सी हो रही है। पर्व, सेनापति, युद्ध में जय या मृत्यु दोनों में से एक होनी चाहिए। सेना, महाराज सिकंदर को वितस्ता पर यह अच्छी तरह विदित हो गया है। हमारे खड्गों में कितनी धार है। स्वयं सिकंदर का अश्व मारा गया और राजकुमार के भीषण भाले की चोट सिकंदर न संभाल सका। पर्व, प्रशंसा का समय नहीं है, शीघ्रता करो, मेरा रणगज प्रस्तुत हो, मैं स्वयं गज सेना का संचालन करूंगा। चलो, सब जाते हैं। कल्याणी और चंद्रगुप्त का प्रवेश। कल्याणी, चंद्रगुप्त, ये तुम्हें यदि मगध सेना विद्रोही जानकर बंदी बनावे। चंद्र, बंदी सारा देश है राजकुमारी, दारुण द्वेष से सब जकड़े हुए हैं, मुझको इसकी चिंता नहीं, परंतु राजकुमारी का युद्ध क्षेत्र में आना अनोखी बात है। कल्याणी, केवल तुम्हें देखने के लिए। मैं जानती थी कि तुम युद्ध में अवश्य सम्मिलित होगे और मुझे भ्रम हो रहा है कि तुम्हारे निर्वासन के भीतरी कारणों में एक मैं भी हूँ। चंद्र, परंतु राजकुमारी, मेरा हृदय देश की दुर्दशा से व्याकुल है, इस ज्वाला से स्मृति लता मुरझा गई है। कल्याणी, चंद्रगुप्त। चंद्र, राजकुमारी, समय नहीं, देखो वह भारतीयों के। चंद्र, प्रतिकूल देव मेघमाला का सृजन किया है, रथ बेकार होंगे और हाथियों का प्रत्यावर्तन और भयानक हो रहा है। कल्याणी, तब मगध सेना तुम्हारे अधीन है, जैसा चाहो करो। चंद्र, पहले उस पहाड़ी पर सेना एकत्र होनी चाहिए, शीघ्र आवश्यकता होगी। पर्वतेश्वर की पराजय को रोकने की चेष्टा कर देखूं। कल्याणी, चलो। मेघों की गड़गड़ाहट, दोनों जाते हैं। एक और सिल्यूकस, दूसरी ओर पर्वतेश्वर का ससैन्य प्रवेश। युद्ध। सिल्यूकस, पर्वतेश्वर, अस्त्र रख दो। पर्वतेश्वर, यवन, सावधान, बचाओ अपने को। तुमुल युद्ध, घायल होकर सिल्यूकस का हटना। पर्वतेश्वर, सेनापति, देखो उन कायरों को, रोको, उनसे कह दो कि आज रणभूमि में पर्वतेश्वर पर्वत के समान अचल है, जय पराजय की चिंता नहीं, इन्हें बतला देना होगा कि भारतीय लड़ना जानते हैं। बादलों से पानी बरसने की जगह वज्र बरसे, सारी गज सेना छिन्न भिन्न हो जाए, रथी विरथ हो, रक्त के नाले धमनियों से बहे, परंतु एक पग भी पीछे हटना पर्वतेश्वर के लिए असंभव है। धर्म युद्ध में प्राण भिक्षा मांगने वाले भिखारी हम नहीं। जाओ, उन भगोड़ों से एक बार जननी के सतन्य की लज्जा के नाम पर रुकने के लिए कहो, कहो कि मरने का क्षण एक ही है। जाओ। सेनापति का प्रस्थान। सिंहरण और अलका का प्रवेश। सिंहरण, महाराज, यह स्थान सुरक्षित नहीं, उस पहाड़ी पर चलिए। पर तुम कौन हो युवक? सिंहरण, एक मालव। पर्वत, मालव के मुख से ऐसा कभी नहीं सुना गया। मालव, खड्ग क्रीड़ा देखनी हो तो खड़े रहो, डर लगता हो तो पहाड़ी पर जाओ। सिंहरण, महाराज, यवनों का एक दल वह आ रहा है। पर्व, आने दो, तुम हट जाओ। सिल्यूकस और फिलिप्स का प्रवेश। सिंहरण और पर्वतेश्वर का युद्ध और लड़खड़ा कर गिरने की चेष्टा। चंद्रगुप्त और कल्याणी का सैनिकों के साथ पहुंचना। दूसरी ओर से सिकंदर का आना। युद्ध बंद करने के लिए सिकंदर किया गया। चंद्र, युद्ध होगा। सिकंदर, कौन? चंद्रगुप्त। चंद्र, हाँ देवपुत्र। सिकंदर, किससे युद्ध? मुमूर्षु घायल पर्वतेश्वर, वीर पर्वतेश्वर से कदापि नहीं। आज मुझे जय पराजय का विचार नहीं है। मैंने एक अलौकिक वीरता का स्वर्गीय दृश्य देखा है, होमर की कविता में पढ़ी हुई जिस कल्पना से मेरा हृदय भरा है उसे यहाँ प्रत्यक्ष देखा। भारतीय वीर पर्वतेश्वर, अब मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? पर्वतेश्वर, रक्त पोंछते हुए, जैसा एक नरपति अन्य नरपति के साथ करता है। सिकंदर, मैं तुमसे मैत्री करना चाहता हूँ, विस्मय विमुग्ध होकर तुम्हारी सराहना किए बिना मैं नहीं रह सकता। धन्य आर्यवीर पर्वतेश्वर, मैं तुमसे युद्ध न करके मैत्री भी कर सकता हूँ। चंद्र, पचनद नरेश, आप क्या कर रहे हैं? समस्त मगध सेना आपकी प्रतीक्षा में है, युद्ध होने दीजिए। कल्याणी, इन थोड़े से अर्धजीव यवनों को विचलित करने के लिए पर्याप्त मगध सेना है, महाराज आज्ञा दीजिए। पर्व, नहीं युवक, वीरता भी एक सुंदर कला है, उस पर मुग्ध होना आश्चर्य की बात नहीं। मैंने वचन दे दिया, अब सिकंदर चाहे हटे। सिकंदर, कदापि नहीं। कल्याणी, सिर त्राण फेंक कर, आ जाती हूँ क्षत्रिय पर्वतेश्वर, तुम्हारे पतन में रक्षा न कर सके, बड़ी निराशा हुई। पर्व, तुम कौन हो? चंद्र, मगध राजकुमारी कल्याणी देवी। पर्व, ओह पराजय, निकृष्ट पराजय। चंद्रगुप्त और कल्याणी का प्रस्थान। सिकंदर आश्चर्य से देखता है। अलका घायल सिंहरण को उठाना चाहती है, आंभिक आकर दोनों को बंदी करता है। पर्व, यह क्या? आंभिक, इनको अभी बंदी बनाकर रखना आवश्यक है। पर्व, तो वे लोग यहाँ रहेंगे? सिकंदर, पचानद नरेश की जैसी इच्छा हो। मालव में सिंहरण के उद्यान का एक अंश। मालविका प्रवेश करके फूल हंसते हुए आते हैं, फिर मकरंद गिरा मुरझा जाते हैं, आंसू से धरणी को भिगोकर चले जाते हैं। एक स्निग्ध समीर का झोंका आता है, निश्वास फेंक कर चला जाता है। क्या पृथ्वी तल रोने के लिए ही है? नहीं, सबके लिए एक ही नियम तो नहीं, कोई रोने के लिए है तो कोई हंसने के लिए। विचारती हुई, आजकल तो छुट्टी सी है, परंतु एक विचित्र विदेशियों का दल यहाँ ठहरा है, उनमें से
एक को तो देखते ही डर लगता है। लो वह युवक आ गया, सिर झुकाकर फूल संवारने लगती है। इंद्रजालिक के देश वेश में चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्र, मालविका। माल, क्या आ गया है? चंद्रगुप्त, तुम्हारे नाग केसर की क्यारी कैसी है? मालविका, हरी भरी। चंद्र, आज कुछ खेल भी होगा, देखोगी? मालविका, खेल तो नित्य ही देखती हूँ, न जाने कहाँ से लोग आते हैं और कुछ न कुछ अभिनय करके चले जाते हैं। इसी उद्यान के कोने में बैठी हुई सब देखा करती हूँ। चंद्र, मालविका, तुमको कुछ गाना आता है? मालविका, आता तो है, परंतु परंतु क्या? युद्ध काल है, देश में रण चर्चा छिड़ी है, आजकल मालव स्थान में कोई गाता बजाता नहीं। चंद्र, रणभेरी के पहले यदि तुम मधुर मुरली की एक तान सुना दो तो कोई हानि न होगी। मालविका, न जाने क्यों आज ऐसी कामना जाग पड़ी है। मालविका, अच्छा सुनिए। अचानक चाणक्य का प्रवेश। चाणक्य, छोकरियों से बातें करने का समय नहीं है मौर्य। चंद्र, नहीं गुरुदेव, मैं आज ही विपाशा के तट से आया हूँ, यवन शिविर भी घूम कर देख आया हूँ। क्या देखा? चंद्र, समस्त यवन सेना शिथिल हो गई है। मगध का इंद्रजाली जानकर मुझसे यवन सैनिकों ने वहां की सेना का हाल पूछा। मैंने कहा, पंचनद के सैनिकों से भी दुर्धर्ष कई रणकुशल योद्धा सतलुज के तट पर तुम लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सुनकर कि नंद के पास कई लाख सेना है, उन लोगों में आतंक छा गया और एक प्रकार का विद्रोह फैल गया। चाणक्य, हाँ, तब क्या हुआ? कैलिस्थनीज के अनुयायियों ने क्या किया? चंद्र, उनकी उत्तेजना से सैनिकों ने विपाशा को पार करना स्वीकार कर दिया और यवन देश लौट चलने के लिए आग्रह करने लगे। सिकंदर के बहुत अनुरोध करने पर भी वे युद्ध के लिए सहमत नहीं हुए, इसलिए रावी के जलमार्ग से लौटने का निश्चय हुआ है। अब उनकी इच्छा युद्ध की नहीं है। चाणक्य, और क्षुद्रकों का क्या समाचार है? चंद्र, वे भी प्रस्तुत है। मेरी इच्छा है कि इस जगत विजेता का ढोंग करने वाले को एक पाठ पराजय का पढ़ा दिया जाए, परंतु इस समय यहाँ सिंहरण का होना अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य, अच्छा, देखा जाएगा। संभवतः कंधावार में मालवी युद्ध परिषद होगी, अत्यंत सावधानी से काम करना होगा। मालवों को मिलाने का पूरा प्रयत्न तो हमने कर लिया है। चंद्र, चलिए, मैं अभी आया। चाणक्य का प्रस्थान। मालविका, यह खेल तो बड़ा भयानक होगा मागध। चंद्र, कुछ चिंता नहीं, अभी कल्याणी नहीं आई। एक सैनिक का प्रवेश। चंद्र, क्या है? सैनिक, सेनापति, मगध सेना के लिए क्या गया है? चंद्र, विपाशा और शतद्रु के बीच यहाँ अत्यंत संकीर्ण भूभाग है, वहीं अपनी सेना रखो। स्मरण रखना कि विपाशा पार करने पर मगध का साम्राज्य ध्वंस करना यवनों के लिए बड़ा साधारण काम हो जाएगा। सिकंदर की सेना के सामने इतना विराट प्रदर्शन होना चाहिए कि वह भयभीत हो। सैनिक, अच्छा। राजकुमारी ने पूछा है, आप कब तक आवेंगे? उनकी इच्छा मालों में ठहरने की नहीं है। चंद्र, राजकुमारी से मेरा प्रणाम करना और कह देना कि मैं सेनापति का पुत्र हूँ, युद्ध ही मेरी आजीविका है। शूद्रकों की सेना का मैं सेनापति होने के लिए आमंत्रित किया गया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर रहकर भी मगध की अच्छी सेवा कर सकूंगा। सैनिक, जैसी आज्ञा। जाता है। चंद्र, कुछ सोचकर। सैनिक फिर लौट आता है। सैनिक, क्या आज्ञा है? चंद्र, राजकुमार से कह देना कि मगध जाने की उत्कट इच्छा होने पर भी वे सेना को साथ न ले जाएं। सैनिक, इसका उत्तर भी लेकर आना होगा? चंद्र, नहीं। सैनिक का प्रस्थान। मालव ने बहुत सी सारी बातें मेरे देश के विपरीत हैं। इनकी युद्ध पिपासा बलवती है। फिर युद्ध तो क्या तुम इस देश की नहीं हो? मालविका, नहीं, मैं सिंध की रहने वाली हूँ। आर्य, वहाँ युद्ध विग्रह नहीं, न्यायालयों की आवश्यकता नहीं, प्रचुर स्वर्ण के रहते भी कोई उसका उपयोग नहीं, इसलिए मूलक विवाद कभी उठते ही नहीं। मनुष्य के प्राकृतिक जीवन का सुंदर पालना मेरा सिंधु देश है। चंद्र, तो यहाँ कैसे चली आई हो? मालविका, मेरी इच्छा हुई और देशों को भी देखूं। तक्षशिला में राजकुमारी अलका से कुछ ऐसा स्नेह हुआ कि वहीं रहने लगी। उन्होंने मुझे घायल सिंगरण के साथ यहाँ भेज दिया। कुमार सिंगरण बड़े सहृदय हैं, परंतु मागध, तुमको देखकर तो मैं चकित हो जाती हूँ। कभी इंद्रजाली, कभी कुछ। भला इतना सुंदर रूप तुम्हें विकृत करने की क्या आवश्यकता है? चंद्र, सुबह मैं तुम्हारी सरलता पर मुग्ध हूँ, तुम इन बातों को पूछकर क्या करोगी? मालविका, स्नेह से हृदय चिकना हो जाता है, परंतु बिछलने का भय भी होता है। अद्भुत युवक है, देखो कुमार सिंहरण कब आते हैं। स्थान, बंदीगृह, घायल सिंहरण और अलका। अलका, अब तो चल फिर सकोगे? सिंहरण, हाँ अलका, परंतु बंदीगृह में चलना फिरना व्यर्थ है। अलका, नहीं मालव, बहुत शीघ्र स्वस्थ होने की चेष्टा करो, तुम्हारी आवश्यकता है। सिंहरण, क्या? अलका, सिकंदर की सेना रावी पार हो रही है, पंचनद से संधि हो गई, अब यवन लोग निश्चिंत होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आर्य चाणक्य का एक चर्या संदेश सुना गया है। सिंहरण, कैसे? अलका, शप गणवेश में गीत गाता हुआ भीख मांगता आता था, उसने संकेत से अपना तात्पर्य कह सुनाया। सिंहरण, तो क्या आर्य चाणक्य जानते हैं कि मैं यहाँ बंदी हूँ? अलका, हाँ, आर्य चाणक्य इधर की सब घटनाओं को जानते हैं। सिंहरण, तब तो मालव पर शीघ्र ही आक्रमण होगा। अलका, कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि चंद्रगुप्त को साथ लेकर आर्य ने वहां पर एक बड़ा भारी कार्य किया है। क्षुद्रकों को और मालवों में संधि हो गई है। चंद्रगुप्त को उनकी सम्मिलित सेना का सेनापति बनाने का उद्योग हो रहा है। सिंहरण, उठकर, तब तो अलका मुझे शीघ्र पहुंचना चाहिए। अलका, परंतु तुम बंदी हो। सिंहरण, जिस तरह हो सके अलके मुझे पहुंचाओ। अलका कुछ सोचने लगती है। तुम जानते हो कि मैं क्यों बंदिनी हूँ? सिंहरण, क्यों?
आंभिक से पर्वतेश्वर की संधि हो गई है और स्वयं सिकंदर ने विरोध मिटाने के लिए पर्वतेश्वर की भगनी से आंभिक का ब्याह करा दिया है। परंतु आंभिक ने यह जानकर भी कि मैं यहाँ वंदनी हूँ मुझे छुड़ाने का प्रयत्न नहीं किया। उसकी भीतरी इच्छा थी कि पर्वतेश्वर की कई रानियों में से एक मैं भी हो जाऊं, परंतु मैंने अस्वीकार कर दिया। सिंहरण अलका, तब क्या करना होगा? यदि मैं पर्वतेश्वर से ब्याह करना स्वीकार कर लूं तो संभव है कि तुमको छुड़ा लूं। सिंहरण, मैं? अलका मुझसे पूछती हो? अलका, दूसरा उपाय क्या है? सिंहरण, मेरा सिंह घूम रहा है, मेरा सिर घूम रहा है। अलका, तुम पर्वतेश्वर की प्रणयिनी बनोगी। अच्छा होता कि इससे पहले ही मैं न रह जाता। क्यों मालव, इसमें तुम्हारी कुछ हानि है? सिंहरण, कठिन परीक्षा न लो अलका, मैं बड़ा दुर्बल हूँ। मैं जीवन और मरण में तुम्हारा संग न छोड़ने का प्रण किया है। मालव, देश की स्वतंत्रता तुम्हारी आशा में है। सिंहरण, और तुम पंचनद की अधीश्वरी बनने की आशा में। तब मुझे रणभूमि में प्राण देने की आज्ञा दो। अलका हंसी हुई चिढ़ गए। आर्य चाणक्य की आज्ञा है कि थोड़ी देर पंचनद का सूत्र संचालन करने के लिए मैं यहाँ की रानी बन जाऊँ। सिंहरण, यह भी कोई हंसी है? अलका, बंदी जाओ सो रहो, मैं आज्ञा देती हूँ। सिंहरण का प्रस्थान। अलका, सुंदर निश्चल हृदय, तुमसे हंसी करना भी अन्याय है, परंतु व्यथा को दबाना पड़ेगा। सिंहरण को मालव भेजने के लिए प्रणय के साथ अत्याचार करना होगा। गाती है, प्रथम यौवन मदिरा से मत, प्रेम करने की थी परवाह, और किसको देना है हृदय, हृदय चिन्हने की न तनिक थी चाह। बेच डाला था हृदय अमोल, आज वह मांग रहा था दाम, वेदना मिली तुला पर तोल, उसे लोभी ने ली बेकाम। उड़ रही है हितपथ में धूल, आ रहे हो तुम बेपरवाह, करूं क्या दृग जल से छिड़काव, बनाऊं मैं यह बिछलन राह। संभलते धीरे धीरे चलो, इसी मिस तुमको लगे विलंब, सफल हो जीवन की सब साध, मिले आशा को कुछ अवलंब। विश्व की सुषमाओं का स्रोत, बह चलेगा आँखों की राह, और दुर्बल होगी पहचान, रूप रत्नाकर भरा अथा। पर्वतेश्वर का प्रवेश पर्व। सुंदरी अलका, तुम कब तक यहाँ रहोगी? अलका, यह बंदी बनाने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। पर्व, तुम्हें कौन बंदी कहता है? यह तुम्हारा न्याय है। अलका, चलो सुसज्जित राजभवन तुम्हारी प्रत्याशा में है। अलका, नहीं पर्व, मैं राजभवनों से डरती हूँ, क्योंकि उनके लोभ से मनुष्य आजीवन मानसिक कारावास भोगता है। पर्व, इसका तात्पर्य? कमला। अलका, कोमल सैया पर लेटे रहने की प्रत्याशा में स्वतंत्रता का भी विसर्जन करना पड़ता है, यही इन विलासपूर्ण राजभवनों का प्रलोभन है। पर्व, व्यंग न करो अलका, पर्वतेश्वर ने जो कुछ किया है वह भारत का एक एक बच्चा जानता है, परंतु दैव प्रतिकूल हो तब क्या किया जाए? अलका, मैं मानती हूँ, परंतु आपकी आज्ञा इसे मानने के लिए प्रस्तुत न होगी। हम लोग जो आपके लिए देश के लिए प्राण देने को प्रस्तुत थे, केवल यवनों को प्रसन्न करने के लिए बंदी किए गए। पर्व, बंदी कैसे? अलका, बंदी नहीं तो और क्या। सिंहरण जो आपके साथ युद्ध करते घायल हुआ, आज तक वह क्यों रोका गया? पश्चिमत नरदेश, आपका न्याय अत्यंत सुंदर है ना? पर्व, कौन कहता है सिंहरण बंदी है? उस वीर की भी मैं प्रतिष्ठा करता हूँ अलका, परंतु उससे द्वंद्व युद्ध किया चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि अलका के दो प्रेमी नहीं जी सकते। अलका, महाराज, यदि भूपालों का सा व्यवहार न मानकर आप सिकंदर से द्वंद्व युद्ध मानते तो अलका को विचार करने का अवसर न मिलता। पर्व, यदि मैं सिकंदर का विपक्षी बन जाऊं तो तुम मुझसे प्यार करोगी अलका? सच कहो। अलका, तब विचार करूंगी, पर वैसी भावना नहीं। पर्व, क्या प्रमाण चाहती हो अलका? अलका, सिंहरण के देश पर यवनों का आक्रमण होने वाला है, वहाँ तुम्हारी सेना यवनों की सहायक न बने और सिंहरण अपनी मालों की रक्षा के लिए मुक्त किया जाए। पर्व, मुझे तय मुझे स्वीकार है। अलका, तो मैं भी राजभवन में चलने के लिए प्रस्तुत हूँ, परंतु एक नियम पर। पर्व, वह क्या? यही कि सिकंदर के भारत में रहने तक मैं स्वतंत्र रहूंगी। पश्चिम नरेश, यह दस्यु दल बरसाती बाढ़ के समान निकल जाएगा, विश्वास रखिए। पर्व, सच कहती हो अलका? अच्छा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम जैसा कहोगी वही होगा। सिंहरण के लिए रथ आवेगा और तुम्हारे लिए शिव का, देखो भूलना मत। मालवों के स्कंधावार में युद्ध परिषद देवबल परिषद के सम्मुख में यह विज्ञप्ति उपस्थित करता हूँ कि यवन युद्ध के लिए जो संधि मालव क्षुद्रकों से हुई है उसे सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि दोनों गणों की एक सम्मिलित सेना बनाई जाए और उसके सेनापति क्षुद्रकों के मनोनीत सेनापति मागध चंद्रगुप्त ही हों। उन्हीं की आज्ञा से सैन्य संचालन हो। सिंहरण का प्रवेश। परिषद में हर्ष। सब, कुमार सिंहरण की जय हो। नागदत्त, मगध एक साम्राज्य है। लिच्छवी और ब्रजी गणतंत्र को कुचलने वाले मगध का निवासी हमारी सेना का संचालन करे, यह अन्याय है, मैं इसका विरोध करता हूँ। सिंहरण, मैं मालव सेना का बलाधिकृत हूँ, मुझे सेना का अधिकार परिषद ने प्रदान किया और साथ ही मैं संधि विग्रहिक का कार्य भी करता हूँ। पंचनद की परिस्थिति स्वयं देखा है और मागध चंद्रगुप्त को भी भली भांति जानता हूँ। मैं चंद्रगुप्त के आदेशानुसार युद्ध चलाने के लिए सहमत हूँ। और भी मेरी एक प्रार्थना है, उत्तरापद के विशिष्ट राजनीतिज्ञ आर्य चाणक्य के गंभीर राजनीतिक विचार सुनने पर आप लोग अपना कर्तव्य निश्चित करें। गढ़मुख्य आर्य चाणक्य व्यासपीठ पर आवें।
चाणक्य व्यासपीठ से। उत्तरापद के प्रमुख गणतंत्र मालव राष्ट्र की परिपद का मैं अनुग्रहित हूँ कि ऐसे गंभीर अवसर पर मुझे कुछ कहने के लिए उसने आमंत्रित किया। गणतंत्र और एक राज्य का प्रश्न यहाँ नहीं, क्योंकि लिच्छवी और बृजियों का उपकार करने वाला मगध का एक राज्य शीघ्र ही गणतंत्र में परिवर्तित होने वाला है। युद्ध काल में एक नायक की आज्ञा माननी पड़ती है। वहाँ शलाका ग्रहण करके शस्त्र प्रहार करना असंभव है। सेना का एक नायक तो होना ही चाहिए, और यहाँ की परिस्थिति में चंद्रगुप्त से बढ़कर इस कार्य के लिए दूसरा व्यक्ति न होगा। वितस्ता प्रदेश के अधीश्वर पर्वतेश्वर के यवनों से संधि करने पर भी चंद्रगुप्त ही के उद्योग का यह फल है। पर्वतेश्वर की सेना यवन सेवा सहायता को न आवेगी। उसी के प्रयत्न से यवन सेना में विद्रोह भी हो गया है, जिससे उनका आगे बढ़ना असंभव हो गया है। परंतु सिकंदर की कूटनीति प्रत्यावर्तन में भी विजय चाहती है। वह अपनी विद्रोही सेना को स्थल मार्ग से लौटने की आज्ञा देकर नौ बल के द्वारा स्वयं सिंधु संगम तक प्रवेश विजय करना चाहता है। उसमें मालवों का नाश निश्चित है। अतएव सेनापतित्व के लिए आप लोग चंद्रगुप्त को वर्ण करें तो शूद्रकों का सहयोग भी आप लोगों को मिलेगा। चंद्रगुप्त को ही उन लोगों ने ही सेनापति बनाया है। नाग, ऐसा नहीं हो सकता। चाणक्य, प्रबल प्रतिरोध करने के लिए दोनों सैन्यों में एकाधिपत्य होना आवश्यक है। साथ ही शूद्रकों की संधि की मर्यादा भी रखनी चाहिए। प्रश्न शासन का नहीं, युद्ध का है। युद्ध में सम्मिलित होने वाले वीरों को एकनिष्ठ होना आवश्यक है। फिर तो मालव और शूद्रक दोनों ही स्वतंत्र संज्ञा और रहेंगे। संभवतः इसमें प्राच्यों का एक गणराष्ट्र आगामी दिनों में भी आ मिलेगा। नाग, समझ गया। चंद्रगुप्त को ही सम्मिलित सेना का सेनापति बनाना श्रेयस्कर होगा। सिंह, अन्नपान और भैषज्य सेवा करने वाली स्त्रियों ने मालविका को अपना प्रधान बनाने की प्रार्थना की है। गणमुखी, यह उन दोनों की इच्छा पर है। अस्तु, महाबलाधि कृत पद के लिए चंद्रगुप्त को ही वरण करने की आशा परिषद देती है। परतेश्वर का प्रासाद अलका, सिंहरण मेरी आशा देख रहा होगा और मैं यहाँ पड़ी हूँ। आज इसका कुछ निपटारा करना होगा। अब अधिक नहीं। आकाश की ओर देखकर तारों से भरी हुई काली रजनी, नीला आकाश जैसे कोई विराट गणितज्ञ निवृत्त में रेखा गणित की समस्या सिद्ध करने के लिए बिंदु दे रहा है। पर्वतेश्वर का प्रवेश पर्व। अलका, बड़ी दुविधा है। अलका, क्यों कौरव? मैं तुमसे प्रतिश्रुत हो चुका हूँ। मालव युद्ध में मैं भाग न लूँगा, परंतु सिकंदर का दूत आया है कि 8 सहस्त्र अश्वारोही लेकर रावी तट पर मिलो। साथ ही पता चला है कि कुछ यवन सेना अपने देश को लौट रही है। अलका, अन्यमस्तक होकर हाँ, कहते चलो। पर्वत, तुम क्या कहती हो अलका? मैं सुनना चाहती हूँ। बतलाओ, मैं क्या करूँ? पर्व, अलका, जो अच्छा समझो। मुझे देखने दो ऐसी सुंदर बेणी, फूलों से गुथी श्यामा रजनी की सुंदर बेणी। आहा। पर्व, क्या कह रही हो? अलका, गाने की इच्छा होती है, सुनोगे? गाती है। बिखरी किरण अलक व्याकुल हो, बिरस बदन पर चिंता लेख, छाया पथ में राह देखती, गिनती प्रणय अवधि की रेख। प्रियतम के आगमन पंथ में उड़ न रही है कोमल धूल, कादम्बिनी उठी यह ढकने वाली दूर जलधि के फूल। समय विहग के कृष्ण पक्ष में रजत चित्र सी अंकित, कौन तुम हो सुंदरी तरल सा तारिके, बोलो कुछ बैठो मत मौन। मंदाकिनी समीप भरी प्यासी आंखें, क्यों नादान रूप निशा की उषा में, फिर कौन सुनेगा तेरा ज्ञान। पर अलका, मैं पागल होता जा रहा हूँ, तुमने क्या कर दिया है? अलका, मैं तो गा रही हूँ। पर परिहास न करो, बताओ मैं क्या करूँ? अलका, यदि सिकंदर के रण निमंत्रण में तुम न जाओगे तो तुम्हारा राज्य चला जाएगा। पर्व, बड़ी विडंबना है। पराधीनता से बढ़कर विडंबना और क्या है? अब समझ गए होगे कि वह संधि नहीं, पराधीनता की स्वीकृति थी। पर्व, मैं समझता हूँ कि 1000 अश्वारोहियों को साथ लेकर वहाँ पहुँच जाऊँ, फिर कोई बहाना ढूंढ निकालूंगा। अलका, मन में, मैं चलूँ? निकल भागने का ऐसा अवसर दूसरा न मिलेगा। प्रकट, अच्छी बात है, परंतु मैं भी साथ चलूँगी। मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी? रावी के तट पर सैनिकों के साथ मालविका और चंद्रगुप्त, नदी में कुछ दूर पर कुछ नावें। मालविका, मुझे शीघ्र उत्तर दीजिए। चंद्र, जैसा उचित समझो। तुम्हारी आवश्यक सामग्री तुम्हारे अधीन रहेगी। सिंहरण को कहाँ छोड़ा? मालविका, आते ही होंगे। चंद्र, सैनिकों से तुम लोग कितनी दूर तक गए थे? सैनिक, अभी 4 योजन के तक यवनों का पता नहीं, परंतु कुछ भयभीत सैनिक रावी के उस पार दिखाई दिए। मालव की 50 स्त्रियाँ वहाँ निरीक्षण करें, उस पर धनुर्धर है। सिंह, प्रवेश करके वह पर्वतेश्वर की सेना होगी, किंतु मागध आश्चर्य है। चंद्र, आश्चर्य कुछ नहीं। सिंह, शूद्रकों के केवल कुछ ही गुलमाए हैं, और तो चंद्र, चिंता नहीं। कल्याणी के मागध सैनिक और शूद्रक अपनी में हैं।
घात में है। यवनों को इधर आने दो। सिंहरण, थोड़ी सी हिंसिकाओं पर मुझे साहसी वीर चाहिए। सिंह, प्रस्तुत है, आज्ञा दीजिए। चंद्र, यवनों की जल सेना पर आक्रमण करना होगा, विजय के विचार से नहीं, केवल उलझाने के लिए और उनकी सामग्री नष्ट करने के लिए। सिंहरण संकेत करता है, नावें जाती हैं तो मैं स्कंधावार के पृष्ठभाग में अपने सावन रखती हूँ। एक क्षुद्र भांडार मेरे उपवन में ही रहेगा। चंद्र, विचार करके, अच्छी बात है। एक नाव तेजी से आती है, उस पर से अलका उतर पड़ती है। सिंहरण, आश्चर्य से, तुम कैसे? अलका, पर्वतेश्वर ने प्रतिज्ञा भंग की है। वह सैनिकों के साथ सिकंदर की सहायता के लिए आया। मालवों की नावें घूम रही है। मैं जान बूझकर पर्वतेश्वर को छोड़कर वहीं पहुंच गई हंसकर, परंतु मैं बंदी आई हूँ। चंद्र, देवी, युद्ध काल है, नियमों को तो देखना ही पड़ेगा। मालविका, ले जाओ इन्हें उपवन में। मालविका और अलका का प्रस्थान। मालव रक्षकों के साथ एक यवन का प्रवेश। यवन, मालव के संधि विग्रहिक अमात्य से मिलना चाहता हूँ। सिंह, तुम दूत हो क्या? बचा ही जाओ। यवन, हाँ। सिंह, कहो, मैं यही हूँ। यवन, देवपुत्र ने आज्ञा दी है कि मालव नेता मुझसे आकर भेंट करें और मेरी जल यात्रा की सुविधा का प्रबंध करें। सिंहर सिकंदर से मालवों की ऐसी कोई संधि नहीं हुई जिससे वे इस कार्य के लिए बाध्य हों। हाँ, भेंट करने के लिए मालव सदैव प्रस्तुत हैं, चाहे संधि परिषद में या रणभूमि में। यवन, तो यही जाकर कह दूँ? सिंह, हाँ। जाओ, रक्षकों से इन्हें सीमा तक पहुंचा दो। यवन का रक्षकों के साथ प्रस्थान। चंद्रगुप्त, मालव, हम लोगों ने भयानक दायित्व उठाया है, इसका निर्वाह करना होगा। सिंह, जीवन मरण से खेलते हुए करेंगे वीरवर। चंद्र, परंतु सुना तो यवन लोगों को आर्यों की रणनीति से नहीं लड़ते। वे हम ही लोगों के युद्ध हैं जिनमें रणभूमि के पास ही कृषक स्वच्छंदता से हल चलाता है। यवन आतंक फैलाना जानते हैं और उसे अपनी रणनीति का प्रधान अंग मानते हैं। निरीह जनता, साधारण प्रजा को लूटना, गांवों को जलाना उनके भीषण परंतु साधारण कार्य हैं। सिंह, युद्ध सीमा के पार लोगों को भिन्न दुर्गों में एकत्र होने की आज्ञा प्रचारित हो गई है, जो होगा देखा जाएगा। चंद्र, पर एक बात सदैव ध्यान में रखनी होगी। सिंह, क्या? चंद्र, यही कि हमें आक्रमणकारी यवनों को यहाँ से हटाना है और उन्हें जिस प्रकार हो भारतीय सीमा के बाहर करना है, इसलिए शत्रु की नीति से युद्ध करना होगा। सेनापति की सब आज्ञाएं मानी जाएगी। चलिए। कल्याणी, आर्य, अब मुझे लौटने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि सिकंदर ने विपाशा को अपने आक्रमण की सीमा बना ली है। अग्रसर होने की संभावना नहीं और अमात्य राक्षस आ भी गए हैं, उनके साथ मेरा जाना ही उचित है। चाणक्य, और चंद्रगुप्त से क्या कह दिया जाए? कल्याणी, मैं नहीं जानती। चाणक्य, परंतु राजकुमारी, उसका असीम प्रेमपूर्ण हृदय भग्न हो जाएगा। वह बिना पतवार की नौका के सदृश इधर उधर बहेगा। कल्याणी, आर्य, मैं इन बातों को नहीं सुनना चाहती, क्योंकि समय ने मुझे अव्यवस्थित बना दिया है। राक्षस, अमात्य राक्षस का प्रवेश। कौन? चाणक्य। चाणक्य, हाँ, अमात्य राजकुमारी मगध लौटना चाहती है, तो उन्हें कौन रोक सकता है? चाणक्य, क्यों, तुम रोकोगे? राक्षस, क्या तुमने सबको मूर्ख समझ लिया है? चाणक्य, जो होंगे वे अवश्य समझे जाएंगे। अमात्य, मगध की रक्षा अभिष्ट नहीं है क्या? राक्षस, मगध विपन्न कहाँ है? चाणक्य, तो मैं क्षुद्रकों से कह दूं कि तुम लोग बाधा न दो, और यवनों से भी यह कह दिया जाए कि वास्तव में यह स्कंधावार प्राच्य देश के सम्राट का नहीं है, जिससे भयभीत होकर तुम विपाशा पार होना नहीं जानते। यह तो क्षुद्रकों की क्षुद्र सेना है, जो तुम्हारे लिए मगध तक पहुँचने का सरल पथ छोड़ देने को प्रस्तुत है। क्यों? राक्षस, विचार कर, आह ब्राह्मण, मैं स्वयं रहूँगा, यह तू मान लेने योग्य सम्मति है। परंतु? चाणक्य, फिर परंतु लगाया? तुम स्वयं रहो और राजकुमारी भी रहे, और तुम्हारे साथ जो नवीन गुल्म आए हैं उन्हें भी रखना पड़ेगा। जब सिकंदर रावि के अंतिम छोर पर पहुंचेगा तब तुम्हारी सेना का काम पड़ेगा। राक्षस, फिर भी मगध पर मेरा स्नेह है, मैं उसे उजड़ने और हत्याओं से बचाना चाहता हूँ। प्रस्थान। कल्याणी, क्या इच्छा है अमात्य राक्षस? मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहता, पर मैं इसकी बातें मानने के लिए विवश हो रहा हूँ। राजकुमारी, यह मगध का विद्रोही अब तक बंदी बना लिया जाता यदि इसकी स्वतंत्रता की आवश्यकता न होती। कल्याणी, जैसी सम्मति हो। चाणक्य का पुनः प्रवेश। चाणक्य, अमात्य, सिंह पिंजड़े में बंद हो गया। राक्षस, कैसे? चाणक्य, जल यात्रा में इतना विघ्न उपस्थित हुआ कि सिकंदर को स्थल मार्गों से मालवों पर आक्रमण करना पड़ा। अपनी विजयों पर फूलकर उसने ऐसा किया, परंतु जा फंसा उनके चंगुल में। अब ईश्वर इधर क्षुद्र को और मागधों की नवीन सेनाओं से उनको बाधा पहुंचानी होगी। राक्षस, तब तुम क्या चाहते हो? चाणक्य, यही कि तुम अपनी संपूर्ण सेना लेकर विपाशा के तट की रक्षा करो। क्षुद्र को लेकर मैं अपने पीछे से आक्रमण करने जाता हूँ, इनमें तो डरने की कोई बात नहीं। राक्षस, मैं स्वीकार करता हूँ। चाणक्य, यदि न करोगे तो अपना अनिष्ट प्राप्त करोगे। कल्याणी, विचित्र ब्राह्मण है अमात्य, मुझे तो इसको देख कर डर लगता है। राक्षस, विकट है। राजकुमारी, एक बार इससे मेरा द्वंद्व होना अनिवार्य है, परंतु अभी मैं उसे बचाना चाहता हूँ। कल्याणी, चलिए। चाणक्य पुनः प्रवेश करेंगे। राक्षस, एक बात तुम्हारे कल्याण की है, सुनोगे? मैं कहना भूल गया था। राक्षस, क्या? चाणक्य, नंद को अपनी प्रेमिका सुवासिनी से तुम्हारे अनुचित संबंध का विश्वास हो गया है। अभी तुम्हारा मगध लौटना ठीक न होगा, समझे? चाणक्य का सवेग प्रस्थान। राक्षस सिर पकड़कर बैठ जाता है।
मालविका, अलका इधर तो कोई भी सैनिक नहीं है। मालव, दुर्ग का भीतरी भाग 1 शून्य पर कोटा। यदि शत्रु इधर से आवे तब? अलका, दुर्ग ध्वंस करने के लिए यंत्र लगाए जा चुके हैं, परंतु मालव सेना अभी सुख की नींद सो रही है। सिंहरण को दुर्ग की भीतरी रक्षा का भार देकर चंद्रगुप्त नदी तट से यवन सेना के पृष्ठ भाग पर आक्रमण करेंगे। आज ही युद्ध का अंतिम निर्णय है। जिस स्थान पर यवन सेना को ले जाना अभीष्ट था वहां तक पहुंच गई है। मालविका, अच्छा चलो, कुछ नवीन आहत आ गए हैं, उनकी सेवा का प्रबंध करना है। अलका देखकर, मालविका, मेरे पास धनुष और कटार है। इस आपत्ति काल में एक आयु अपने पास रखना चाहिए। तू कटार अपने पास रख ले। मालविका, मैं डरती हूँ, घृणा करती हूँ। रक्त की प्यासी छुरी अलग करो। अलका, मैंने सेवा व्रत लिया है। अलका, प्राणों के भय से शस्त्र से घृणा करती हो क्या? मालविका, प्राण तो धरोहर है, जिसका होगा वही लेगा। मुझे भय से इसकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं, मैं जाती हूँ। अलका, अच्छी बात है, जा, परंतु सिंहरण को शीघ्र ही भेज दे। यहाँ जब तक कोई न आएगा मैं नहीं हट सकती। मालविका का प्रस्थान। अलका, संध्या का नीरव निर्जन प्रदेश है, बैठूं। अकस्मात बाहर से हल्ला होता है, युद्ध शब्द। क्या चंद्रगुप्त ने आक्रमण कर दिया? परंतु यह स्थान बड़ा ही असुरक्षित है। उठती है, अरे वह कौन है? कोई यवन सैनिक है क्या? तो सावधान हो जाऊं। धनुष चढ़ाकर तीर मारती है। यवन सैनिक का पतन। दूसरा फिर ऊपर आता है, उसे भी मारती है। तीसरी बार स्वयं सिकंदर ऊपर आता है, तीर का वार बचाकर दुर्ग में कूदता है और अलका को पकड़ना चाहता है। सहसा सिंहरण का प्रवेश। युद्ध। सिंहरण, तलवार चला। तुमको स्वयं इतना साहस नहीं करना चाहिए सिकंदर, तुम्हारा प्राण बहुमूल्य है। सिकंदर केवल सेनाओं को आज्ञा देना नहीं जानता, बचाओ अपने को। भाले का वार। सिंहरण इस फुर्ती से बर्छे को ढाल पर लेता है कि वह सिकंदर के हाथ से छूट जाता है। यवनराज विवश होकर तलवार चलाता है, किंतु सिंहरण के भयानक प्रत्याघात से घायल होकर गिरता है। 3 यवन सैनिक कूद कर आते हैं। इधर से मालव सैनिक पहुंचते हैं। सिंहरण, यवन, दुस्साहस न करो, तुम्हारे सम्राट की अवस्था शोचनीय है। ले जाओ, इनकी शुश्रूषा करो। यवन, दुर्ग द्वार टूटता है और अभी हमारे वीर सैनिक इस दुर्ग को मटियामेट करते हैं। सिंहरण, पीछे चंद्रगुप्त की सेना है। मूर्ख, इस दुर्ग में आकर तुम सब बंदी हो गए। ले जाओ, सिकंदर को उठा ले जाओ, जब तक और मालवों को यह विदित न हो जाए कि वह सिकंदर है। मालव सैनिक, सेनापति, रक्त का बदला। इस नृशंस से निरीह जनता का अकारण वध किया है। प्रतिशोध। सिंहरण, ठहरो मालव वीरों, ठहरो, यह भी एक प्रतिशोध है। यह भारत के ऊपर एक ऋण था। पर्वतेश्वर के प्रति उदारता दिखाने का यह प्रत्युत्तर है। यवन, जाओ, शीघ्र जाओ। तीनों यवन सिकंदर को ले कर जाते हैं। घबराया हुआ एक सैनिक आता है। सिंहरण, क्या है? दुर्ग द्वार टूट गया, यवन सेना भीतर आ रही है। चंद्रगुप्त। सिंहरण, कुछ चिंता नहीं, दृढ़ रहो। समस्त मालव सेना से यह कह दो कि सिंहरण तुम्हारे साथ मरेगा। अलका से, तुम मालविका को साथ लेकर अनंतपुर की स्त्रियों को भूगर्भ द्वार से रक्षित स्थान पर ले जाओ। अलका, मालव के ध्वंस पर ही आर्यों का यशो मंदिर ऊंचा खड़ा हो सकेगा। जाओ। अलका का प्रस्थान। यवन सैनिकों का प्रवेश। दूसरी ओर चंद्रगुप्त का प्रवेश और युद्ध। एक यवन सैनिक दौड़ा हुआ आता है। यवन सेनापति शैल्यूकस क्षुद्र को सेना भी पीछे आ गई। बाहर की सेना को उन लोगों ने उलझा रखा है। चंद्रगुप्त, यवन सेनापति, मार्ग चाहते हो या युद्ध? मुझ पर कृतज्ञता का बोझ है, तुम्हारा जीवन। शैल्यूकस कुछ सोचने लगता है, हम दोनों के लिए प्रस्तुत है, किंतु चंद्रगुप्त, शांति, मार्ग दो। जाओ सेनापति, सिकंदर का जीवन बच जाए तो फिर आक्रमण करना। अब हम तृतीय अंक अगले वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे। धन्यवाद।